पिछले 5, 6, 7 सालों में गणेश चतुर्थी पे ये इको फ्रेंडली गणपति का जो कल्चर है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ। और क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे चहीता फेस्टिवल गणेश चतुर्थी है, तो काफ़ी लोग इसके बारे में ओवर अवेयर हो गए। मैं ऐसे कहूँगा कि या तो शाड़ू माटी के गणपति वो लेके आते हैं, या तो फिर पेपर और मिट्टी के जो कंबाइंड से जो ढांचा बनता है वो गणपति लेके आते हैं, और फिर अलग-अलग उसको फॉर्म्स में, शेप्स में लाके घर पे पूजा करते हैं। क्या सिर्फ मिट्टी की आइडल है तो वो इको फ्रेंडली हो गई, या 100% इको फ्रेंडली गणपति हम सही मायने में किसको मान सकते हैं? सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग गणेश फेस्टिवल उसको हम लोग अभी बोल रहे हैं, पर ये गणेश चतुर्थी जो रहती है उसका एक कुछ मीनिंग है। हमारे सब जो पोथी पुराण है उसमें जो लिखा है, जिसमें मेंशन में करूंगा स्कंद पुराण को, तो स्कंद पुराण में ये मेंशन है कि गणेश की ये गणेश चतुर्थी जो है वो कैसे सेलिब्रेट करनी है। सेलिब्रेट से ज्यादा है कैसे उसके रिचुअल्स करने हैं। सेलिब्रेट तो ये अभी का आज का वर्ड है अपना। तो ये रिचुअल्स की जो उन्होंने जो गाइडलाइंस दी है ना, उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि अपनी हैसियत के हिसाब से सोना चांदी और नहीं हो सकता है तो मिट्टी से गणपति की पूजा करना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी घटक यूज करना निषिद्ध है। अच्छा। तो ये पूजा तब से पार्थिव गणेश पूजा मूर्ति से स्टार्ट होती है। तो ये फेस्टिवल ही है जिसमें माती मतलब मृण्मयी जिसको बोलते हैं संस्कृत में, तो मृण्मयी से जो बनी हुई मूर्ति है वही यूज करनी है, ये इंटेंशनली लिखा हुआ है। तो उसमें पेपर गणेशा भी नहीं आता और पीओपी भी नहीं आता। ये तो इकोलॉजिकली हम लोग तो अलग देखेंगे वो इस चीज को। ट्रेडिशनली ये सबसे पहले गलत है कि मिट्टी के अलावा अगर ही गलत है। हाँ, तो मिट्टी के अलावा अगर कुछ और यूज करते हो तो कुछ वो उसका यूज ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ उन्होंने बताया है, हमारे पास हर चीज का प्रमाण नहीं है आज, पर एटलीस्ट उन्होंने अगर कुछ इंटेंशनली वहां पे लिखा है सोना चांदी या फिर मिट्टी, तो उसका कुछ तो रीजन रहेगा। और इसीलिए उन्होंने इतने ऑप्शन भी दिए। ऐसा नहीं कहा है ना कि सोने का ही बनाओ, ऐसा नहीं कहा है मिट्टी का ही बनाओ। उन्होंने बोला है कि सोना चांदी या फिर मिट्टी। तो उसके कुछ पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होगा, हमको बस उसे फॉलो करना है। और उसके बाद आता है जो फेस्टिवल बना, उसमें सेलिब्रेशन आ गया, फिर हर एक को गणपति बिठाना है। तो गणपति बिठाना है तो वो ठीक है, पर क्या रहता है कि जैसे उसमें लिखा था कि सोना चांदी और मिट्टी अपनी हैसियत के हिसाब से। तो जिसकी सोना चांदी की हैसियत है ही नहीं तो वो मिट्टी का बना लो। पर आजकल के लोगों का तो मिट्टी का भी हैसियत नहीं है, तो वो लोगों ने पीओपी स्टार्ट कर दिया। मिट्टी मिलती किधर है? मिट्टी जंगल में मेरे हिसाब से वो इस वे में मैं देखूं तो मिट्टी से भी ज्यादा एक बप्पा जैसे आते हैं हम घर में विराजमान करते हैं, उससे हटके फिर बप्पा के भी जो ऐसे रूप हैं जिसमें बिठाते हैं, जो आइडियली कल्चरली तो निषेध होगा ही होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे देखिए कोई कार्टून फिगर के बप्पा बिठा दिए, कोई सुपर हीरो के इसमें बिठा दिए, जो अपने आप में ही एक पापाचरण का एक फॉर्म बन जाता है। तो पीओपी से ये भी एक मोर ऑफ अ फैशन सेंस बन गया वो, राइट, कि हमें बस जो ट्रेंड कर रहा है हमें उसके हिसाब से चलना है। जैसे कई घरों में मैं पिछले 2 साल पहले दगड़ू सेठ का बहुत फैशन था। अभी मैं अगर आप गणपति बुकिंग केस में जाएंगे, सिद्धि विनायक का बहुत ज्यादा है, जबकि उसका बैकग्राउंड के आपको बिठाने चाहिए या नहीं बिठाने चाहिए, उससे ज्यादा इट्स जस्ट अबाउट फॉलोइंग द ट्रेंड्स। तो ये मुझे लगता है ज्यादा है। इसमें सबसे समझ लेने वाली बात यह है कि हमारे मराठी में ना एक गेम रहता है, कान गोष्ठी करते हैं। आप हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, पर कान गोष्ठी में क्या रहता है गेम में, 10-12 लोग ऐसे साथ में बैठेंगे सर्कल करके। मैं बाजू वाले के कान में कुछ तो खुसफुस बोलूंगा, पर कुछ तो वर्ड बोलूंगा। वो जितना समझेगा उतना समझेगा, बाजू वाले को उतना वो पास करेगा। जब तक घूम के आएगा कुछ भलता ही निकलेगा। सेम अपने हिंदू ट्रेडिशन के साथ, कल्चर के साथ, रिचुअल के साथ होता आ रहा है। हम लोग कुछ आधा अधूरा समझते हैं, आगे कुछ अलग पास करते हैं। अभी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो अभी हम लोग को जब गणपति मूर्ति लेने के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग को डांटते हैं, नहीं ऐसी ही मूर्ति लो, ऐसी ही मूर्ति ले लो। तो वो कुछ बता रहे हैं, इसका मतलब वो कल्चर का मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। हम लोग उनकी नहीं सुनते। हम लोग सोचते हैं यार ये थोड़ी चल रहा है आजकल तो ट्रेंड अलग है, आपको नहीं मालूम, ऐसे एक पैर पे खड़ी रहने वाली मूर्ति चाहिए। करेक्ट। तो वो हम लोग वो लेके आते हैं। तो आगे जाके क्या होगा, हम लोग वही फॉलो करेंगे और अपने बच्चे तो उससे अलग जाके कुछ तो करेंगे। इसका मतलब हम भी वो मराठी वाली कान गोष्ठी को फॉलो कर रहे हैं और वो बदलते जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अपने से जो पीछे जो हम लोग को अच्छे से बता रहे हैं उसको समझो
और उसके पीछे का इंटेंशन समझ लो, तो ये मूर्तियां जो बनी रहती है ना, उसके पीछे एक ट्रेडिशन और एक रिचुअल है कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए। एक हाथ आशीर्वाद देने वाली चाहिए, एक हाथ प्रसाद लेने वाली चाहिए। आपसे वो प्रसाद लेगी और आपको आशीर्वाद देगी। ये एक्चुअल फॉर्म्स है। वो आपके घर में 10 दिन, 12 दिन, 4 दिन जितना है आपका वो विराजमान रहेगी, तो वो आपके घर में बैठनी चाहिए। आज हम लोग खड़े बप्पा करते हैं, आप किसी को खड़ा करके रख सकते हो क्या? सही बात है। एक पैर पे ऐसे एकदम बैलेंस करके रख सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। खुद तो नहीं रह सकते कर किसी और तो वो आपके घर में बप्पा आ रहे, कंफर्टेबली रह रहे, तो उनका गेस्चर भी वैसे रहेगा, तो आपको देख के वो प्रसन्नता रहेगी कि बप्पा मेरे घर में विराजमान है। विराजमान का अर्थ ही क्या होता है? आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको खड़ा नहीं रखते ना, आप उसको बैठने के लिए आपके घर का सबसे अच्छा सोफा उसको दे देते हो कि आप वहां पे बैठो। वो तो गणपति बप्पा है, 10 दिन आ रहे तो आपके घर पे, 12 दिन आ रहे, तो उनको वैसे ट्रीट करना अपना काम है, ना कि ट्रेंड को फॉलो करना। तो इससे अभी हम अगर आगे बढ़ के जो पीओपी की बात की, वो तो हमने कन्वीनियंस देख ली, और कहीं ये भी है कि जिसके पास ताकत है भी, तो वो फिर जैसे मैं कहता हूँ भाव से ज़्यादा मूर्ति पे ध्यान ज़्यादा देखते हैं कि पीओपी की है तो लाइट वेट है, प्लस फिनिशिंग ज़्यादा है, ऐसे तरीके की बातें होती है। तो यहाँ पे ये भी एक रीज़न रहा है कि इको फ्रेंडली गणपति का कॉन्सेप्ट नीचे चला गया। सबसे मेन, जैसे आपने बोला कि भाव तो है ही नहीं, मुझे बस सेलिब्रेट करना है, 10 दिन मुझे बस तो एंजॉय 4 लोग करना को है, लाके वो डेकोरेशन दिखाना है कि डेकोरेशन दिखाना है, बप्पा का आशीर्वाद वगैरह तो बहुत दूर की बात है। वो रिचुअल्स तो हट ही गए वहां से। तो शोकेसिंग जो है हमारा आज का कल्चर का, Correct. उसमें प्लास्टर बहुत है। घर में हम लोग सीलिंग भी करते हैं तो उसमें प्लास्टर का यूज है, तो हम लोग ने वही अडॉप्ट कर लिया कि सबसे इजीली मिलने वाला क्या है, घर बनाते समय ढेर सारा प्लास्टर यूज करते हैं, तो प्लास्टर बहुत सस्ते में और बहुत ज्यादा पैमाने पे अवेलेबल है, तो उसको यूज कर लो, तो हल्की मूर्ति बन जाती है, फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, डिटेलिंग अच्छी आ जाती है। पर हम लोग ये नहीं सोचते कि इसको विसर्जन करना एक रिचुअल का भाग है। और विसर्जन का मतलब यह है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनी हुई चीज से आप गणपति बप्पा बनाते हो, और उसको वापस नेचुरल फॉर्म में ही आपको डिसॉल्व करना है। जैसे मिट्टी से बनी मूर्ति वापस मिट्टी नेचर में जाती है, वापस वो डिसॉल्व होके वापस उससे मूर्ति बनती है। प्लास्टर से वैसे नहीं होता है। प्लास्टर की बनी हुई मूर्ति समुद्र में आज हम लोग देखते हैं, विसर्जन करते हो तो वो पानी में जाके और सख्त बन जाती है, सॉल्टेड वाटर के साथ मिलके वो और ज्यादा सख्त बन जाती है, और वो प्लास्टर का पत्थर ही बन जाता है ऑलमोस्ट। लोग बस वहां पे पानी पे लगाते हैं और निकल जाते हैं। हम लोग एज ए एनजीओ वहां पे जब काम करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दूसरे दिन पप्पा का ढेर लगा हुआ रहता है। तो वो उसका हम लोग क्या करेंगे, बीएमसी का ड्यूटी बनता है कि उसको कलेक्ट करो और उसको डंपिंग ग्राउंड में लेके जाओ। पर मूर्तियां के फॉर्म में वो ले नहीं जा सकते, मूर्तियां कैसे डंपिंग ग्राउंड में डालेंगे, तो वो सबसे पहले उस पे ऊपर बिल्डोजर चलाते हैं। अच्छा। उसको क्रश करना पड़ता है ना, तब वो फॉर्म मिट जाएगा बप्पा का, और फिर वो कचरे की तरह उसको फेंका जाएगा। तो अगर जिसको आपने 10 दिन 12 दिन इतने मनोभाव से पूजा, जिस पत्थर को भी अगर आप पूछते हो सिंदूर लगा के, तो उसको भी आप इतने बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करते, और ये तो आपके बप्पा है, उसको आप इतने बुरी तरीके से अगर डिस्ट्रॉय होता हुआ देखोगे तो आप कभी भी पीओपी का मूर्ति नहीं लोगे। और ये सही सभी जगह पे है। ये तो मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, पुणे सतारा, ये जहाँ पे समुद्र है नहीं, वहां की सिचुएशन भी यही है। आप तालाब में कितना डालोगे, वो तो इकोसिस्टम के लिए तो खराब है ही, वाटर कल्चर के लिए भी बहुत खराब है। वहां पे पानी में जितने भी जीव है वो तो मर ही जाते हैं। उसमें ऑयल कंटेंट वाला कलर रहता है, उसमें थर्माकोल, प्लास्टिक, डायमंड का ज्वेलरी, ये सब प्लास्टिक प्लास्टिक वो मछलियां खाती है और फिर वो मर जाती है। वो केमिकल से उनका ऊपर का पूरा वाटर लेवल उसका ऑयल बेस बन जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन पैदा नहीं हो पाता, सनलाइट नहीं जा पाता, तो वो पूरा वाटर क्रिएचर सब मर जाते हैं। तो ये तो इकोसिस्टम के लिए खराब है ही, ऊपर से ज्यादा कल्चर के लिए बहुत खराब है। पप्पा की विटंबना जो हम लोग बोलते हैं ना, तो ये बेवजह नहीं बोलते, सब लोगों को नहीं दिखती, हम लोग को दिखती है, क्योंकि हम लोग वहां पे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। इसके फोटोज में आपके साथ शेयर करूंगा, आप अगर हो सके तो दिखाओ, लोगों को पता चलेगा कि क्या हालत होती है। और 100% इको फ्रेंडली आपके अकॉर्डिंग क्या है, और सेवेचे थाई तत्पर ये 100% इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट को कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कंद पुराण में अच्छे से लिखा हुआ है कि मिट्टी से बनी हुई गणेश मूर्ति। तो मिट्टी क्या दो प्रकार है, एक नॉर्थ साइड में जो मिलती है वो ग्रे कलर की मिट्टी है, वेस्टर्न घाट्स में मिलती है वो रेड सॉइल है। ये दोनों मिट्टी आज हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो ये दोनों मिट्टी से बनी हुई कोई सी भी मूर्ति जिसके ऊपर कलरिंग, कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है। हम लोग कलरिंग के यूज पे, अगर आप मुल्तानी मिट्टी एज अ कलर यूज कर रहे हो, हल्दी है, कुमकुम है, गेरू है, और
तो प्लास्टर के जो कलर है जो मिट्टी से बनते हैं, जैसे पोस्टर व्हाइट, पोस्टर ब्लैक, पोस्टर ब्राउन, ये कलर्स रहते हैं ना, ये मिट्टी से बनते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से। पोस्टर जो कैमलिन के भी कलर्स रहते हैं, तो ये जो मिट्टी से बनी चीजें हैं सब, हल्दी कुमकुम भी मिट्टी का एक पार्ट है। तो ये सब जो कलर यूज करके जो मिट्टी कलर की है, बननी तो मिट्टी से ही चाहिए, कलरिंग भी अगर ये इको फ्रेंडली है तो वो गणपति इको फ्रेंडली है। और तब जाके वो मूर्ति आप विसर्जन करोगे ना, तो वो 2 घंटे में 1 घंटे में पानी में डिजॉल्व हो जाती है। वो पानी आप गमलों में डालो, तो वो गमलों में वो पेड़ों को उसका तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसकी मिट्टी जब आप दूसरी मिट्टी के साथ मिक्स करोगे तो वो मिट्टी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है इको फ्रेंडली। फ्रेंडली है। आपका इको सेंसिटिव जोन जो है, मिट्टी है, पेड़ है, पौधे है, और ये जलचर जो भी है जो पानी में रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती है। ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट आप यूज करो। आजकल एक फैशन चल रहा है कि गुड़ से गणपति बनाते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक तरह से वो रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया है, मिट्टी से नहीं बनाया, पर एटलीस्ट वो इको फ्रेंडली है कि वो मिट्टी से बना है। पर जो लोग सोचते हैं कि पेपर गणेशा जो है बनता है वो इको फ्रेंडली है, तो वो तो ना ट्रेडिशन के साथ, रिचुअल के साथ जा रहा है, ना ही इको सेंसिटिव वो है। वो बनता पेपर से है, पर उसका कलरिंग पूरा केमिकल बेस है। तो पेपर जाएगा, आप जहाँ पे आप विसर्जन करोगे, तालाब में, नदियों में, समुद्र में, तो वो ऑयल वहां पे वापस, कलर वहां पे पानी में मिक्स होगा। तो क्योंकि पेपर गणेशा के ऊपर आप हल्दी कुमकुम के रंग नहीं चढ़ा सकते, वो बैठेंगे भी नहीं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से रिचुअल को, ट्रेडिशन को फॉलो करना है और इको सेंसिटिव जोन मेंटेन रखना है, अपना इकोसिस्टम को हार्म नहीं करना है। तो यही एक ऑप्शन है कि मिट्टी से बनी, लाल या फिर ग्रे, कोई भी सॉइल से बनी हुई मिट्टी को ले, और उसका कलरिंग भी मिट्टी से बना हुआ हल्दी कुमकुम वाला कलरिंग रहेगा, तो ही वो इको फ्रेंडली है 100%। अदरवाइज 50% इको फ्रेंडली भी आजकल आते हैं, जिसमें पीओपी मिक्स करके कलरिंग केमिकल का करके कर देते हो। पर आपको घर में विसर्जन करना है तो 100% इको फ्रेंडली यूज करो। पहले से जब आप लोगों ने शुरुआत की थी ये इको फ्रेंडली गणपति की जो इनिशिएटिव आपका है, तब से लेकर अब तक रिस्पॉन्स लोगों का क्या रहा है? और अभी करंटली अगर मैं कहूँ सीधी-सीधी भाषा में, तो अब लोग कितना इसको फॉलो कर रहे हैं? कितने लोगों ने आपके ये इनिशिएटिव को सब्सक्राइब किया है? जब एज अ सेवेज ठाई तत्पर हम लोग जब जुहू चौपाटी का जो सिल्वर बीच है, वहां पे हम लोग क्लीन अप के लिए जाते थे गणपति विसर्जन के बाद में। तो वहां पे हम लोग जो काम करते थे, तो उसका हम लोग वीडियो बाइट्स लेते थे लोगों का, उसका शूट करते थे। उसका हम लोग ने एक वीडियो बनाया था और वो पोस्ट किया था कि आपका बप्पा मुझे पुकार रहा था। मतलब एक दिन सुबह मैं ऐसे ही टहल रहा था समुंदर पे, और आपका बप्पा मुझे बचा बचाओ ऐसे पुकार रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। वो इतना भयानक वायरल हो गया था, पर उसमें लोगों ने ट्रोल करना चालू किया कि आप बप्पाओं को ऐसे निकाल के बाहर लेके आते हो, इससे ऐसा थोड़ी होता है, आप उसको अंदर लेके छोड़ना चाहिए। पर समुद्र एक ऐसी चीज है जो कोई भी कचरा अपने पास नहीं लेता, देता है बाहर। कितना भी अंदर जाके फेंको वो फेंक ही देगा। सही बात। वही तोड़ के फेंकेगा या पूरा ही फेंक देगा, नहीं तो फेंक ही देगा। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए हम लोग ने लोगों का एक सर्वे किया कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, पीओपी का मूर्ति क्यों यूज कर रहे हो। तो वो सर्वे में उन लोगों ने बताया कि शाडू मिट्टी की जो मूर्ति है बहुत महंगी है, मुंबई में मिट्टी कम मिलती है, तो इसीलिए मिट्टी का प्रोडक्शन कम है और फिर मूर्ति का प्रोडक्शन कम है। तो हम लोग को इतना रिजनेबल मिलता है पीओपी, तो हम लोग क्यों ना ले। तो फिर हम लोग ने सोचा कि एज ए एनजीओ ये हमारा ड्यूटी है कि पोल्यूशन बताना जैसे एक ड्यूटी है, तो वैसे पोल्यूशन पे सोल्यूशन देना भी हमारा एक ड्यूटी है। तो ये सोल्यूशन के ऊपर हम लोग ने सोचते सोचते ये प्लान किया कि हम लोग खुद प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और खुद पीओपी के रेट में उन लोग को मिट्टी की मूर्ति अवेलेबल कर देंगे। तो क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग देखते क्या करते हैं लोग। तो हम लोग ने वापस एक सर्वे कर दिया कि हम लोग अगर आपको ये रेट में मूर्ति देंगे तो आप लोगे क्या। तो लोग बोले हाँ लेंगे। तो हम लोग ने एक ट्राई किया कि मुंबई में हम लोग ने 400-500 मूर्तियां बनाकर सेल करना चालू कर दिया। तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिलने लग गया। मतलब सब मूर्तियां आउट ऑफ स्टॉक होती थी पहले, 1 महीना पहले ही गणपति के। फिर हम लोगों ने और प्रोडक्शन बढ़ा दिया। फिर हम लोग ने सातारा, पुणे, मुंबई, नासिक, मुंबई में भी हम लोग के 4 रीजन, एक वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, हार्बर रीजन एंड थाना रीजन। तो वहां पे हमारा स्टॉल लगता है, वहां पे हम लोगों को ये मूर्तियां अवेलेबल करके देते हैं। जिन लोग को लेके आना पॉसिबल नहीं है, हम लोग उनको घर पे जाके डिलीवरी करते हैं। पूरे कोविड में तो हम लोग ने होम डिलीवरी दिया था, पालघर से लेके पूरा चर्चगेट तक, पूरा हम लोग ने मुंबई में घर घर जाके मूर्ति डिलीवरी की थी, ताकि लोगों को कन्वीनियंटली सब चीजें मिल जाए। इंटेंशन ये है कि लोगों को अगर आपको आदत लगानी है या सब चीज की, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन में आपको मूर्तियां बनानी पड़ेगी, बहुत तकलीफ लेके उनको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये सब करने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है।
मतलब आज हम लोग देखते हैं कि स्टॉल ओपन हुआ नहीं हुआ लोगों का बुकिंग चालू हो जाता है। बुकिंग चालू हो जाती है। तो रिस्पॉन्स तो है लोगों का, पर ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज भी लोगों को डेकोरेटिव बप्पा चाहिए, सिंप्लिसिटी किसी को नहीं चाहिए। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो अच्छा है। सेवेचे थाई तत्पर ये नाम कहाँ से आया? सेवेचे ठाई तत्पर, इसका मतलब है कि ऑलवेज रेडी टू हेल्प, मतलब सेवा के लिए हमेशा वहां हूँ, तत्पर है हम। वहां हूँ, तत्पर। तो इसका नाम सूचना, मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हमारा एक बैकग्राउंड जो ट्रेकिंग का था, तो हम लोग बहुत सारा ट्रेक करते थे। तो हम लोग ने एक दिन सोचा कि ये क्या एक दिन ट्रेक करना है, मतलब ऊपर जाओ रहो और वापस आ जाओ, इसमें कुछ थ्रिल नहीं है, कुछ बड़ा एडवेंचरस करते हैं। तो हम लोग ने प्लान किया कि 7 दिन हम लोग ट्रेकिंग करेंगे कंटिन्यूअसली, और अच्छा। हाँ 7 दिन में हम लोग 7 फोर्ट्स कवर कर लेंगे। ओके। हाँ, और नजदीक नजदीक कैसे नहीं, बहुत दूर दूर वाले। और उसमें हम लोग एक थोड़ा सा एक उसको हम लोग थीम देंगे। तो हम लोग ने उसको शिवाजी महाराज का लाइफ जर्नी थीम दिया। तो जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था वो शिवनेरी, वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और जहाँ पे उनकी लाइफ की जर्नी एंड हुई रायगढ़, वहां पे हम लोग ने एंड किया। तो इसमें बीच में हम लोग ने रायगढ़, राजगढ़, तोरना, तो सतारा के 2-4 फोर्ट्स, कोल्हापुर के फोर्ट्स, पन्हाड़ा, विशालगढ़, ये सब करते करते हमारा जर्नी वो रायगढ़ पे स्टॉप हो गया। और उसमें एक रूल भी था कि किसी भी होटल में खाना नहीं खाना है और किसी भी होटल में रहना नहीं है। अच्छा। फोर्ट पे ही रहना है और फोर्ट पे खुद के हाथ से बनाया हुआ खाना खाना है। नहाने के लिए नदी तालाब में जाना है। तो ये हम लोग ने इंटेंशन ले किया था कि हम लोग वो सेंसिटिव जोन में रह पाए। एक तो हम लोग हिस्ट्री में रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, ज्यादा फोन वगैरह यूज नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग वो कल्चर में टाइम को ही रिवर्स करके हिस्ट्री में ही रहोगी वैसे ही। हाँ, तो वो जर्नी हमारा इतना इम्पैक्टफुल रहा कि जहाँ पे हमारा जर्नी एंड हो रहा था, तो 7 दिन में हम लोग इतना घुल मिल गए फोर्ट्स के साथ कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्ट्स एक्चुअली क्या फील करते हैं ये हम लोग को समझ में आने लग गया वो 7 दिन में, कि उनकी प्रॉब्लम्स, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, जो दिखती है वो नहीं, उसके आगे जाके क्या सिचुएशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब हम लोग को समझ में आने लग गया, कितना हम लोग जेल हो गए। तो फिर तब हम लोग ने सोचा कि ये फोर्ट्स के लिए हम लोग को कुछ करना है। रायगढ़ पे तो इतना सारा कचरा था, हम लोग ने जब देखा तो हम लोग को इतना बुरा लग गया था कि हम लोग तो लिटरली रो रहे थे कि क्या कंडीशन है। जो कल्चर हम लोग प्रिजर्व करने की बात करते हैं, वो प्रिजर्व करना तो दूर की बात है, यहाँ पे तो कचरा ढेर सारा पड़ा हुआ है। लोग हमारे सामने कचरा फेंक के जा रहे थे और उनको अगर आप कुछ बोलो भी तो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इतनी हमारी जो अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो डेड है। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि कुछ गवर्नमेंट पे लाद देना एक अलग बात है, कि गवर्नमेंट को कोसना कि यार गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, गवर्नमेंट कुछ पहुंचती नहीं है यहाँ तक। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम करें, ये हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है, वो गवर्नमेंट के लिए थोड़ी नहीं किया है, हमारे लिए भी किया है। उसका फ्रीडम हम लोग भी कर रहे हैं ना एंजॉय, तो उसको पे भी करना चाहिए। तो इसीलिए कुछ तो एक एनजीओ स्टार्ट करना है। पर उसका एनजीओ में मैंने बहुत से एनजीओ में देखा था कि पहले बहुत अच्छे से जोरों शोरों से काम चालू होता है, फिर उसमें एक अपना खुद का ग्रिड बन जाता है, और फिर वो नाम का, शोहरत का, पैसे का वो ग्रिड जब बन जाता है ना, तब वो एनजीओ डाउन आ जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे एनजीओ का जो भी नाम रहेगा ना, तो उसमें ये भाव नहीं क्रिएट होना चाहिए, उसमें हमेशा सेवा भाव रहना चाहिए, क्योंकि एनजीओ का मतलब ही सेवा करना है। करेक्ट। तो उसमें कुछ आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेवा इंटेंशन रहना चाहिए। तो सेवा के हिसाब से हम लोग कुछ सोच रहे थे कि क्या हम लोग सेवा पे नाम देंगे। और रायगढ़ पे जहाँ पे हमारा जर्नी एंड हो रहा था, शिवाजी महाराज का समाधि है जहाँ पे टॉम्ब, वहां पे एक नीचे एक स्टेयर के ऊपर एक स्लेट है कि सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। तो उसका एक हिस्ट्री का एक टेल है कि वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि शिवाजी महाराज जब रायगढ़ का निर्माण कर रहे थे, तो एन मोमेंट पे उनको आगरा जाना पड़ा। औरंगजेब के बर्थडे पे उनको इनवाइट किया था, तो वो इनवाइट किया, तो वो वहां पे जब चले गए थे, तब वहां पे रायगढ़ पे कौन काम करेगा। और फिर वहां पे जो एक काम करने वाला जो एक बंदा था जिसका नाम हिरोजी इंदुलकर था, तो उसने शिवाजी महाराज तो वहां पे है नहीं, तो उनके पीछे रह के अपना घर का संपत्ति बेच के जो पैसा लग रहा है वो डाल के यहाँ वहां से जुगाड़ करके उन्होंने वो किले का कैसे वैसे काम चालू रखा कि मुझे ये काम बंद नहीं करना है। और शिवाजी महाराज आने के बाद जब सब कुछ सॉर्टेड हो गया, और फिर उसके बाद जब किला पूरा बन गया, शिवाजी महाराज का स्वराज्य का राजधानी एस्टेब्लिश हुआ, और फिर उन्होंने खुद का राज्याभिषेक कर लिया, तब उन्होंने उसको पूछा कि एज अ गिफ्ट आपको क्या चाहिए। तो वो बंदे ने ना पैसा मांगा, ना शोहरत मांगी, ना जमीन मांगी, उसने बस इतना मांगा कि ये सब तो मिट जाएगा,
पैसा जितना दोगे वो खत्म हो जाएगा, शोहरत दोगे वो मिट जाएगी, पर आप मुझे ये जो फोर्ट है इसकी एक स्टेयर के ऊपर बस मेरा नाम लिखने का परमिशन दो, आपके ग्रेटिट्यूड में मैं हमेशा रहूंगा, ये मुझे याद दिलाना है सबको, तो इसके लिए मेरा बस एक आपकी विनती है कि मेरा एक नाम लिखने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तब उसने जाके सिर्फ नाम नहीं लिखा, वो अगर लिखना चाहता तो क्रिएटेड बाय हिरोजी इंदुलकर लिख सकता था, करेक्ट। उसने लिखा सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर, मतलब उसने खुद का सेवा भाव वहां पे वो क्रिएट किया। तो वही सेवा भाव हमें हमारे एनजीओ में चाहिए था कि एनजीओ का हर एक बंदा है वो यही एटीट्यूड से काम करेगा। तो इसीलिए सेवेचे ठाई तत्पर वहां से आ गया, और फिर वहां से लेके आज 2015 से लेके आज 23 तक हमारा ऑलमोस्ट 10 साल तक 8 साल हो गया अभी यही नाम हम लोग लेके चल रहे हैं। और टचवुड की हम लोग के एनजीओ में सबका आज तक भाव यही है, कोई भी किसी एक्सपेक्टेशन से काम नहीं करता, बस एक सेवा हमारी जो देनी है, क्योंकि हम जो सोसाइटी में रह रहे वहां पे जिसने भी हमारे लिए सेक्रीफाइस किया उसका हमको कुछ देना है, और वो देना हम लोग ये जन्म में पूरा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो इसीलिए इसके लिए सेवेज पर चालू है। Thank you for joining us on this captivating journey as Brahman continues to explore uncharted realms, pushing boundaries of understanding. Stay curious, adventurers, and keep questioning. Embrace endless possibilities. Farewell, fellow adventurers, and stay tuned with Brahman.